जय हिंद दोस्तों। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है एवं क्लास 10th का बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम पढ़ाने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम को जानने से पहले हमको निम्न 2 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सजीव और निर्जीव में अंतर। जैसे कि हम संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपनी ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि पहाड़, झरना, मिट्टी, गाय, भैंस, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पौधे इत्यादि। लेकिन इनमें से कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम जैव प्रक्रम को समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ दर्शाए हैं, सजीव मतलब कि लिविंग, निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो सजीव होता क्या है, आखिर सजीव होता क्या है, तब हम जैव प्रक्रम समझ सकते हैं। अगर हम सजीव को नहीं जानेंगे और निर्जीव को नहीं जानेंगे तो हम जैव प्रक्रम को हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सजीव जिसमें जान होता है ना, तो यहाँ देखिए सजीव प्राणी में क्या क्या लक्षण हैं और निर्जीव में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सजीव प्राणी जो होते हैं वो पोषण करते हैं, मतलब कि सजीव में पोषण पाया जाता है, मतलब कि वो भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। अब निर्जीव में बात करते हैं तो निर्जीवों में पोषण नहीं पाया जाता है, मतलब कि निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। अब दूसरा लक्षण के जानते हैं, सजीव। तो सजीव प्राणी में सजीव प्राणी श्वसन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सजीव जो होते हैं वे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। दूसरा यहाँ देखिए कि निर्जीव में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अब सजीव में तीसरा बात करते हैं, तो सजीव में जो होता है प्राणी में विकास और वृद्धि होता है, मतलब कि सजीव प्राणी में नए गुण और आचरण का विकास होता है ना। सजीव प्राणी में मौलिक गुण का विकास होता है, मतलब कि सकारात्मक सोच, नए आचरण, जीवों को सहायता करना, ये सब गुण का विकास होता है। और वृद्धि की बात करते हैं तो आचरण के साथ साथ इनमें वृद्धि होता है, मतलब कि बढ़ते हैं। लेकिन निर्जीव में न विकास होता है न ही वृद्धि होता है, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि बात करते हैं सजीव में, तो सजीव जो प्राणी होते हैं वे स्वतः गति करते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन निर्जीव भी जाते हैं, जैसे कि आप और हम बोल सकते हैं कि फैन भी तो चल रहा है, गाड़ी भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, लेकिन निर्जीव में ब्राहा बल के कारण हो रहा है, ब्राहा रस मतलब कि बल के कारण हो रहा है। लेकिन सजीव में ब्राहा बल कोई कार्य नहीं करता है, वे स्वतः एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं। और स्वतः मतलब कि एक पौधा की बात करते हैं, एक पौधा पहले छोटा है, एक बालक एक छोटा है, एक कोई भी प्राणी पहले एक कोशिका होते हैं, मतलब कि एक छोटा सा एक केंद्रक होता है, उससे कोशिका, तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से एक जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन मतलब कि ये बढ़ते हैं और एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन ये स्वतः एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। अब प्रजनन की बात करते हैं, तो मतलब कि सजीव जो प्राणी होते हैं, सजीवों में अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीव जो प्राणी होते हैं अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, मतलब कि एक संख्या से पहले 2 से
तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, इसी तरह से अपनी संख्या में निरंतर विकास करते रहते हैं। मतलब कि प्रजनन का मतलब होता है अपनी संख्या में वृद्धि करते रहना, लेकिन निर्जीव में ऐसा वृद्धि नहीं होता है। मान लीजिए कि मार्कर से हम लिख रहे हैं तो एक मार्कर है तो एक ही रहेगा, लिखते लिखते दो नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं, मतलब कि सजीव और निर्जीव में अंतर हम पूरी तरह से जान गए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब चलेंगे हम जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव का नाम से मतलब है जीव जंतु, या फिर ब्रह्मांड के सभी जीव जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म जीव कहिए या फिर बड़ा जीव कहिए, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। तो जैव का मतलब जीव जंतु, अब प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। जीव जंतु क्या प्रक्रिया करते हैं? तो जैव प्रक्रम में यहाँ आप समझेंगे कि वे, यहाँ लिख दिए हम कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीव जंतु अपनी जीवन की रक्षा करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात संसार के जितने भी प्राणी हैं अपनी जीवन की अनुरक्षण जिस प्रकार करते हैं उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। मतलब कि जितने भी सजीव प्राणी हैं अपने जीवन की रक्षा या फिर जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? तो निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं। तो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई कार्य किए या फिर जैविक क्रियाओं को अगर हमको सुचारू रूप से चलाना है, और अगर कोई सेल अगर खराब हो जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूर्ति होती है? भोजन से पूर्ति होती है, जिसको पोषण कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम में पहला आ गया पोषण, दूसरा है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? श्वसन। मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं हो जाता है, उसको ऊर्जा प्रदान करना ही श्वसन होता है। अब परिवहन की बात करते हैं। परिवहन होता क्या है? परिवहन का मतलब होता है उपयोगी पदार्थ को, शरीर में जो कोशिका में जो उपयोगी पदार्थ होता है, ठीक ना, तो उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाना और ले आना, और अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब कि उसके मूल स्थान तक पहुंचा देना क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी एक स्थान से दूसरे तक जा रही है, हम भी एक स्थान से दूसरे तक चल रहे हैं, वही क्या कहलाता है? परिवहन। अब बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देना, शरीर से बाहर फेंक देना, निकाल देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। लेकिन परिवहन का मतलब फेंकना नहीं होता है, परिवहन का मतलब होता है पहुंचा देना, और उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। अब नियंत्रण में समन्वय, हम बोल रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो गाना गा रहे हैं तो गाना गाते अगर सॉन्ग हम गा रहे हैं तो सॉन्ग गाते समय तो हम तो गाली नहीं देने लगेंगे। या फिर कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो अगर गाड़ी कोई चला रहा है तो गाड़ी चलाते समय वह ध्यान रहा है कि कहाँ पर हमको ब्रेक मारना है, तो उसके बीच में जो तालमेल होता है, तालमेल बैठाए रखना, माने कोई क्रिया के बीच में तालमेल बैठाए रखना नियंत्रण समन्वय कहलाता है। हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, कोई चीज़ सुन भी रहे हैं, कोई गाड़ी भी चला रहा है, आवाज़ भी सुन रहा है, तो इसके बीच में जो तालमेल होता है वही होता है नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसके आगे है प्रजनन।
रिप्रोडक्शन। प्रजनन का मतलब होता है जीव जिस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि एवं विकास करते हैं उसी को कहते हैं प्रजनन इत्यादि etc। मतलब कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, तो मतलब कि जीव जंतु और जीवित रहने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं या फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन इत्यादि। तो एक एक करके जैव प्रक्रम में जो भी आ रहा है तो हम एक एक करके चलेंगे। पहले चलेंगे पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन इत्यादि। जो भी आएगा हम एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण को गहन अध्ययन करेंगे, पोषण के बाद फिर इसमें हम चलेंगे। तो पोषण होता क्या है, तो देखिए यहाँ समस्त जीवों को जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं कोशिकाओं को मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति संतुलित आहार से होती है, जिसे पोषण कहते हैं। अर्थात जितने भी संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी सजीव प्राणी हैं तो उसको जीवित रहने के लिए या फिर जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा संतुलित आहार से पूर्ति होती है, जिसे पोषण कहते हैं। और पोषण के साथ साथ अपने जीवन की जिस प्रकार रक्षा करते हुए होता है जैव प्रक्रम। तो पहले हम पोषण चलेंगे, तो पोषण के बारे में तो हम जान गए। अब चलेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण माने जीवों में पोषण कितने प्रकार के पाया जाता है। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, माने जीवों में 2 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। और जीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। एक होता है स्वपोषी, जिसे बोलते हैं स्वपोषण। दूसरा होता है परपोषण, जिसे बोलते हैं परपोषी। तो एक एक करके हम चलेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर गलती होगा तो आप दोबारा कमेंट में बोलिएगा। दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से देखकर, पढ़कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी गलती होगा आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम उसे सुधारने की अत्यंत कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों पोषण के प्रकार में। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जीवों में 2 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर ही जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण का ही बोला जाता है स्वपोषी और परपोषण का ही बोला जाता है परपोषी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ये प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। अर्थात स्वपोषण बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो जीव अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब कि भोजन के लिए या फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसी को कहते हैं स्वपोषण या स्वपोषी जीव। जैसे कि हरे पेड़ पौधे के बारे में, तो एक पौधा है तो हरे पेड़ पौधे इसलिए अपना जीवन का यापन स्वयं करते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में
एक ऐसा गुण होता है जो भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए, पौधे के पत्ती जो होते हैं वो हरा होते हैं। आप जानते होंगे कि पौधे के पत्ती हरा होता है तो किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित। क्लोरोफिल को ही बोला जाता है पर्णहरित, जो हरे रंग का होता है। जब सूर्य के प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। गलत लिखा गया था। और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो वायुमंडल से वातावरण में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सभी जीव जंतु छोड़ते हैं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, हरा रंग का वर्णक। और जड़ से जल को जाइलम ऊतक की सहायता से, क्योंकि पौधों में जो परिवहन होता है, परिवहन कहने का मतलब होता है पदार्थ को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाना, तो पौधों में परिवहन होता है संवहक ऊतक से। संवहक ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम का समूह ही संवहक ऊतक कहलाता है। तो खनिज लवण और जल को जड़ से ऊपर पहुंचाना क्या कहलाता है? जाइलम ऊतक का काम होता है। और भोजन तो क्लोरोफिल, देखिए यहाँ सूर्य के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, हरा रंग का वर्णक। जब इस पर पड़ता है तो जल चल गया नीचे से, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण कर लिया। क्योंकि पेड़ पौधे के पत्ती जो होता है, पत्ती में थोड़ा थोड़ा छिद्र भी होता है जिसको बोले जाता है रंध्र, तो उसके माध्यम से अंदर गया। जब अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के माध्यम से जल जब यहाँ आ जाता है तो भोजन का बनना स्टार्ट होता है। तो जब भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के साथ साथ 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है 6H2। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि वायुमंडल से 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां में पहुंचता है और वहां पर उपस्थित होता है जल। और जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ग्लूकोज कहने का मतलब प्रकाशन की प्रक्रिया में उत्पाद, मतलब कि उपयोगी पदार्थ का निर्माण हुआ, मतलब कि भोजन का निर्माण हुआ। तो ग्लूकोज जब बनता है भोजन, तो यहाँ पर अब पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित है फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है कि भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचा देना। भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचा देगा। अब बच जाएगा ऑक्सीजन। क्या बच गया? 6CO2 ऑक्सीजन बच गया।
तो इस ऑक्सीजन को रंध्र के माध्यम से सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की जब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जल जो होता है, जल भी रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण जब इस सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो जल भी रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों के हरित लवक में पाया जाता है, क्योंकि पहले जो होता है पौधे के पत्ती में हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक, मतलब कि हरा रंग का वर्णक। तो हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। और हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, माने हरित लवक मतलब कि हरा रंग का जो वर्णक है उसमें एक और हरा होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। मतलब कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को अंग बोला जाता है, और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है, जो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम परपोषण के बारे में जानते हैं। परपोषण होता क्या है? तो जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि संसार के वे प्राणी जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। मतलब कि वैसे संसार के वैसे प्राणी जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, वही होता है परपोषण। अर्थात जो जीव अपने जीवन को चलाने के लिए या फिर अपनी भोजन करने के लिए किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं परपोषण। अब चलते हैं, परपोषण को ही परपोषी बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य को हम परपोषण भी बोल सकते हैं, परपोषी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम पहला चलेंगे मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी का मतलब होता है मरा हुआ जीव। मृतजीवी का मतलब हुआ मरा हुआ जीव। अब पोषण का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए या फिर जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है, जिसे पोषण कहते हैं। तो अब बताइए यहाँ कि मृतजीवी पोषण मतलब कि कुछ वैसे जीव हैं, कुछ वैसे प्राणी हैं, अगर कोई जीव जंतु मर गया तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि सड़ गया, गल गया, मतलब कि एक अपघटक बन गया, अपशिष्ट पदार्थ बन गया, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ हम लिख चुके हैं। देखिए, जो जीव अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं।
मतलब कि मृतजीवी जो होते हैं मरे हुए जंतुओं के शरीर से अपना भोजन का आहार करते हैं। जो जीव मर गया, या फिर कोई गाय मर गया, कोई मनुष्य मर गए, कोई प्राणी मर गया, तो जब मर गया तो मरने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है, ठीक ना, अवशेष बच जाता है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी को कहते हैं मृतजीवी पोषण। मतलब कि मरे हुए प्राणियों से जो अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ देखिए कौन कौन हो जाते हैं, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है। अब देखिए मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब हो गया तो खराब होने के बाद एक अवशेष के रूप में बच जाता है, वही होता है अपघटक। तो कोई जीव जंतु अगर मर जाते हैं तो मरने के बाद एक अवशेष बच जाता है, मैंने उनका एक अभिक्रिया हो जाता है, मैंने मूल रूप बदल जाता है, वही होता है अपघटक। मतलब कि मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। क्योंकि जो जीव जंतु का अपघटक हो जाता है, मतलब कि उनका मूल रूप बदल जाता है, उससे अपना भोजन ही प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, और जीवी का मतलब जीव जंतु और पोषण के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, जो जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से या रूप में रहकर अपना भोजन बनाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें भी आ जाएगा कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि। अमरबेल एक पौधा है जी, अमरबेल पौधा है। यहाँ पर परजीवी के बारे में जानते हैं कि परजीवी वैसे जीव जो होते हैं जो किसी प्राणी के संपर्क में, जैसे कि हम एक प्राणी है, मनुष्य एक प्राणी होता है, तो गाय भी एक प्राणी है, सांप भी एक प्राणी है, मतलब पेड़ पौधे भी एक प्राणी होते हैं। तो वैसे जीव जो किसी प्राणी के संपर्क में अस्थाई, ध्यान सुनिएगा, वैसे जीव जो किसी प्राणी के संपर्क में अस्थाई करने का मतलब कि अगर किसी प्राणी के अगर कोशिका के अंदर चला गया तो अस्थाई रूप में मतलब कि उसी में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा अस्थाई, मतलब कि भोजन किया, करने के बाद पेट उसका भर गया, फिर बाहर चला गया। तो मतलब किसी अन्य प्राणी के संपर्क में अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन बनाते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं या फिर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उसी को कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे में कवक आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, अमरबेल पौधा आ जाएगा, गोलकृमि इत्यादि आ जाएंगे। और एक और बात कि परजीवी जिस प्राणी से या फिर जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अगर हमारे अंदर अगर कुछ कीटाणु है, कुछ जीवाणु है, तो जीवाणु हमारे शरीर से जो भोजन प्राप्त कर रहा है तो हम उसका पोषी होंगे, क्योंकि हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं या फिर हमसे वो पालन पोषण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब चलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता क्या है? तो प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि कुछ वैसे जीव होते हैं जो प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करते हैं, माने एक दूसरे के समान भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लिखे हैं, जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, गलती है, 2 बार लिखा गया,
मान लीजिए यहाँ जानवर लिख दीजिए, पशु। तो प्राणी संपोषण, जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राणी के समान, मतलब कि मनुष्य अगर भोजन करता है, पहले मुख घास जाता है, भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद बहिष्करण होता है, ये सब इत्यादि होते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, अब हम चलते हैं प्राणी संपोषण में। तो प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि वैसे प्राणी जो अपना जीवन यापन या फिर अपना भोजन एक दूसरे जीवों के समान करते हैं या फिर समान ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कि यहाँ देखिए, जो जीव या फिर जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, जानवर इत्यादि। अब कैसे, ठीक ना, अब कैसे एक दूसरे का समान करते हैं? तो देखिए, मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन का पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर बहिष्करण होता है। मेढक भी भोजन किया तो अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ। गाय भी किया, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ। मतलब कि जितने भी प्राणी हैं, ये क्रियाएं सभी में एक समान होती रहती हैं, क्रिया एक समान होती रहती हैं, लेकिन भोजन का तौर तरीका अलग होता है। लेकिन जो क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ, भोजन तो सब अलग अलग करते हैं, लेकिन करने का जो ढंग होता है, पचाने का जो ढंग होता है, एक ही समान दिखने में लगते हैं, उसी होता है प्राणी संपोषण। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा या फिर जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं या फिर भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। देखिए, एक हरा पौधा है, एक हरा पौधा है। इस पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे में सूर्य का प्रकाश, जल, हरित लवक, यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पौधा है, इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन कैसे बन रहा है? तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो हरे रंग की होती है। तो हरे रंग की किसके कारण से होती है? तो क्लोरोफिल के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है, जिसको बोलते हैं पर्णहरित। और पर्णहरित को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब कि क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। सॉरी, गलत है, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है इसको प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है, उसको अंगक बोला जाता है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को अंग बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग।
अब यहाँ हम चलते हैं कि एक हरा पौधा है, जब इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है और जो हरे रंग की होती है। यह भोजन को बनाने में मदद करता है। तो भोजन को बनाने में अन्य चीज़ भी है जो वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वातावरण से CO2, और जड़ के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। तो जल का ग्रहण ऐसे ही नहीं होता है, पेड़ पौधों में परिवहन होता है, जो परिवहन दो तत्व से मिलकर दो ऊतक से होता है, जाइलम ऊतक और फ्लेम ऊतक, जिसको बोलते हैं संवहन ऊतक। तो जाइलम ऊतक से जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक जाइलम ऊतक फैला हुआ है, जिसके जल और खनिज लवण को पत्तियों तक और विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। तो पत्ती तक जड़ से, मतलब मिट्टी में जो जड़ है उससे जाइलम ऊतक से जल पत्ती तक पहुंच गया, ठीक ना। और सूर्य का प्रकाश ऊपर से पत्ती पर पड़ रहा है और CO2 यहाँ से ग्रहण हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से देखिए, तो इसके फलस्वरूप अब यहाँ देखिए, वातावरण से CO2 का ग्रहण हुआ और पेड़ पौधे की पत्ती जड़ से जल को ग्रहण कर लिए, ठीक ना। अब देखिए, एक पत्ती है, तो मान लीजिए कि तीर का निशान जो दिया है एक पत्ती का निशान है, ठीक ना। तो एक पत्ती है यहाँ पर, तो पत्ती में सूर्य के प्रकाश पड़ा, क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद है, वातावरण से CO2 ग्रहण कर लिया, जल जड़ से ग्रहण कर लिया। अब उस प्रक्रिया का तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब कि दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे। तो अब इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। क्या बना? ऊर्जा। पेड़ पौधों में ऊर्जा बना, मतलब कि भोजन बन गया। अब फिर क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। फिर बनता है जल, मतलब कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। मतलब कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको हम एक रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा दिए। मतलब कि एक पत्ती है, ठीक ना। पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है? तो सूर्य के प्रकाश पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो पत्ती पर पड़ता है, पत्ती में मौजूद रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है, और जाइलम ऊतक से जल ऊपर चला जाता है, ठीक ना। और जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब क्या होता है, जब बन जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन है और ये जल है, तो पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल बाहर निकलता है, CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो जब ऑक्सीजन का बाहर निकास होता है तो ऑक्सीजन, हम प्राणी जितने भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जल जो होता है वाष्प के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है पेड़ पौधों में निरंतर चलता रहता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम का भाग मानव पाचन तंत्र। तो इससे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मानव पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन का मतलब होता है कि हम कोई भी चावल, दाल, रोटी, कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो पहले वह बड़ा अणु होता है। तो उस बड़े अणु को जब हम खाते हैं तो उसे हम छोटे छोटे अणुओं में बदलने के लिए कुछ अंग काम करते हैं। तो खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। जैसे कि हम दाल खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, तो वह एक बड़ा अणु है। जैसे हम मुंह में डाल लेते हैं तो मुंह में कर जो दांत होता है, दांत उसको छोटे छोटे भागों में कर देता है।
फिर उसके द्वारा फिर अमाशय में चला जाता है, तो अमाशय में और छोटा हो जाता है, उसके बाद छोटी आंत में चला जाता है, उससे और पाचन हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। और तंत्र की बात करें तो अगर हम तंत्र की बात करें तो बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने के लिए जो सहायक अंग होते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब कि बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन, और पाचन में भाग लेने वाले अंग को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लिखे हैं, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अर्थात हम चावल खाए, रोटी खाए, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो एक बड़ा अणु होता है, तो बड़ा अणु को हम दांत द्वारा छोटे छोटे अणु में बदल देते हैं, तो वही कहलाता है पाचन। एवं पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। मतलब कि मुंह में डाले तो मुंह में हमारा दांत छोटे छोटे कर दिया, कुछ लार ग्रंथियाँ छोटे छोटे भागों में कर दिए, पचाने में सहायक हुआ। तो भोजन को पाचन में जो सहायक अंग होते हैं उसी को, या फिर भोजन को पचाने में जो अंग भाग लेते हैं उसी का समूह कहलाता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि पाचन तंत्र दो भागों का समूह होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल क्या होता है? आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक की होती है, मतलब कि लगभग 32 फीट होती है। तो आहार नाल किसे कहते हैं? तो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जो फैली हुई रचना होती है, फैली हुई अंग होती है, उसे कहते हैं आहार नाल। जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। मतलब कि मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जो फैली हुई रचना होती है, या फिर मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जो रचना होती, मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई जो अंग होती है, मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई जो अंग होती है उसे कहते हैं आहार नाल। जैसे कि चित्र में यहाँ देखिए, यहाँ पर मुख गुहा है जिसे भोजन को अंदर ले जाते हैं। यह ग्रसनी है जो मुख गुहा के पीछे होता है। ग्रसनी से भोजन जिस नली में जाता है ग्रासनली कहलाता है। ग्रासनली से भोजन जहाँ जाता है अमाशय कहलाता है। अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर यहाँ है बड़ी आंत, बड़ी आंत से मल द्वार। मतलब कि मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई जो रचना होती है उसे आहार नाल कहते हैं। हम अब चलेंगे पाचक ग्रंथि के बारे में। तो भोजन को पचाने के लिए समय समय पर कुछ रस का स्राव होते रहता है, जिसे पाचक रस या पाचक ग्रंथि कहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जगह जगह पर ये ग्रंथि लगे रहते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जैसे पाचक ग्रंथि निम्नलिखित होते हैं: लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अग्न्याशय, आंत ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि मुंह में पाया जाता है, जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है, पित्ताशय यकृत में पाया जाता है जिससे पित्त रस का स्राव होता है, अग्न्याशय अमाशय के नीचे पाया जाता है, यह आपका अग्न्याशय। आंत ग्रंथियाँ ये आपका छोटी आंत में पाया जाता है, आंत ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे, तब फिर पाचक ग्रंथि के विभिन्न भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा के बारे में हम चलेंगे, तब फिर पाचक ग्रंथि का, मतलब कि एक एक करके पूरी सवाल के हम बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम मुख गुहा के बारे में चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा के बारे में। मतलब कि मुख गुहा से मल द्वार तक जो फैली रचना होती है उसको आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल का प्रथम भाग है मुख गुहा।
तो आहार नाल का प्रथम भाग को मुख गुहा कहते हैं, जो भोजन को अंत ग्रहण का कार्य करता है, मतलब कि भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। तो मुख गुहा में दो चीज स्थित होते हैं, दांत और जीभ। तो दांत का क्या काम होता है, तो देखिए, तो मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे दांत होते हैं, मतलब कि 16 ऊपरी जबड़ा में और 16 निचली जबड़ा में। लेकिन जब बच्चा 12 या 13 वर्ष का होता है तो उस समय बच्चा का जो दांत होता है दूध का दांत कहलाता है, जो लगभग 20 होते हैं। 20 दांत जब बच्चा और जब उम्र से जब बढ़ने लगता है, जब 12 से 13 वर्ष से जब बच्चे अधिक उम्र से बढ़ने लगते हैं, 19-20 का हो जाते हैं, या फिर 12-13 वर्ष से जब बढ़ने लगते हैं बच्चे, तो दांत भी बढ़ने लगता है। तो 20 दांत टूटकर नए दांत का निर्माण होता है, जो 32 दांत हो जाते हैं। तो 12 से 13 वर्ष के बच्चों में कुल 12 से 13 वर्ष के बच्चे का दांत दूध का दांत कहलाता है, जो कि 20 होते हैं, जो टूटकर फिर नए दांत का निर्माण जो 32 हो जाते हैं। तो भोजन को पचाने में, भोजन को काटने में जो दांत सहायक होते हैं, तो भोजन को काटने का दांत 4, भोजन को पचाने के आधार पर दांत को 4 भागों में बांटा गया है, कृंतक या इंसाइजर, रदनक या केनाइन, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। तो यहाँ पर देखिए, निचले जबड़े में देखिए, निचले जबड़े में जो 4 दांत सबसे आगे है, निचले जबड़े में जो सबसे आगे दांत होता है उसको बोलते हैं कृंतक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसाइजर। तो नीचे 4 निचले जबड़ा में और 4 ऊपरी जबड़ा में, 4 गुने 2 तो कितना 8, मतलब कि कृंतक में इंसाइजर जो होते हैं कितना हो जाते हैं 8। अब आ जाइए दूसरा दांत रदनक, जिसको बोलते हैं केनाइन। तो इसके निचले जबड़े में 2 है, एक निचली जबड़ा में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक और एक 2 निचले जबड़ा में रहता है, 2 ऊपरी जबड़ा में, तो 2 दूनी 4, मतलब कि रदनक केनाइन दांत की संख्या कितनी है 4। अब चलिए अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक निचले जबड़ा में होता है 4, देखिए 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो 2 और 2 4, तो निचले जबड़ा में 4, तो 2 जबड़ा होता है ऊपर और नीचे, तो 4 गुने 2 तो कितना हो गया 8। अब बात करते हैं चवर्णक के, जिसको बोलते हैं मोलर। तो 1 2 3 5 6, चवर्णक की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 निचले जबड़ा में और 6 ऊपरी जबड़ा में, तो 6 गुने 2 कितना 12। अब कुल कितने दांत हो गए 32। जो किशोरावस्था, जब बच्चा जब किशोरावस्था जब होने लगता है, मतलब कि 12 से 13 वर्ष से जब उम्र बढ़ने लगता है, तो अंतिम तक प्रौढ़ावस्था तक, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुल 32 दांत हो जाते हैं। अब प्रत्येक दांत का अलग अलग कार्य होता है। कृंतक इंसाइजर कुल 8 दांत होते हैं, जिसका काम होता है भोजन का काटना। रदनक जो कि कुल दांत होते हैं 4, जो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक प्रीमोलर, जिसकी संख्या होती है 8, यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। अब बात करें चवर्णक। चवर्णक को मोलर्स बोलते हैं। ये कुल होते हैं 32, मतलब कुल चवर्णक मोलर जो कुल होता है 12, 6 दूनी 12, यह भी भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। अब बात करते हैं दांत। एक दांत हम बाहर निकाल लिए, तो दांत में क्या क्या भाग होते हैं। तो दांत को 3 भाग होते हैं। दांत के सबसे ऊपरी भाग को शिखर बोलते हैं, बीच के भाग को ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं, ग्रीवा या गर्दन, मध्य भाग को, और दांत जहां धंसा रहता है उसको बोलते हैं मजा गुहा, जिसको जड़ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि 3 भाग दांत के होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को शिखर, मध्य भाग को ग्रीवा या गर्दन, और जहां दांत नीचे धंसा रहता है मज्जा गुहा, उसको बोलते हैं जड़, उसको बोलते हैं जड़। तो मज्जा गुहा में ही
दांत के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। मज्जा गुहा में ही दांत का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं दांत का अधिकांश भाग का तैयार होता है, मतलब कि मज्जा गुहा में दांत का अधिकांश भाग तैयार होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं, जो मजबूत कड़ी होती है और पीले रंग का होता है। इसके ऊपर इनामेल की कड़ी परत होती है। देखिए यहाँ दांत एक हम यहाँ निकाल लिए कबार के। दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग शिखर कहलाता है, मध्य का भाग गिरीवा या गर्दन कहलाता है, और जहाँ धंसा रहता है उसको जड़ कहते हैं, और जहाँ पर धंसा रहता है एक गुहा होता है जिसको बोलते हैं मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में मज्जा गुहा में ही दांत का अधिकांश भाग निर्माण होता है, जिसको डेंटाइन बोलते हैं, जो कड़ी और मजबूत होता है, पीले रंग का होता है। और जब यह बढ़ने लगता है तो एक और इस पर परत जम जाती है, जिसको इनामेल कहते हैं। मतलब कि डेंटाइन के ऊपर एक और परत होता है जिसको बोलते हैं इनामेल, जो कड़ी और मजबूत होती है, दांतों को सुरक्षा करता है, दांतों को सुरक्षित रखता है। दांत के बारे में अब हम पढ़ चुके। अब चलेंगे कि मुख गुहा में जीभ होता है, जीभ के बारे में चलेंगे। हम मुख गुहा में दांत के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख गुहा में जीभ भी स्थित रहता है। जीभ एक मांसल रचना होती है जो भोजन को निगलने में मदद करता है। मतलब कि भोजन को इधर से उधर या फिर भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करता है और अंदर ले जाने में मदद करता है। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलियां होती है, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। देखिए यहाँ पर दांत के ऊपर छोटे छोटे कलियां हैं, जिसको स्वाद कलियां कहते हैं, जो हमको ज्ञान देता है कौन सा पदार्थ मीठा है, खारा है, खट्टा है कि कड़वा है। लेकिन कभी कभी अचानक होता क्या है कि हम चाय पी लेते हैं या फिर गर्म दूध पीते हैं तो जल जाता है, तो कोई स्वाद का पता नहीं हो पाता है, लेकिन पुनः यह स्वाद कलिया का निर्माण हो जाता है। तो दांत के जीभ के सबसे अग्रभाग मीठा का ज्ञान देता है, और इसके फिर पीछे का भाग खारा, इसके पीछे का भाग खट्टा, और सबसे अंतिम भाग कड़वा का ज्ञान देता है। और जीभ का मुख्य काम है भोजन को निगलने में मदद करता है और लार के साथ मिलाने में, लार के साथ मिलाकर भोजन को अंदर ले जाने में मदद करता है। अब हम चलेंगे आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी और तीसरा भाग ग्रासनली। तो मुख गुहा के पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है, और ग्रसनी आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यह जो ग्रसनी है, मुख गुहा के पीछे भाग ग्रसनी आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसका पहला भाग कंठ द्वार कहते हैं, जो श्वास नली में खुलता है। दूसरा भाग निगल द्वार कहते हैं, जो ग्रास नली में खुलता है। तो अब ग्रास नली किसे कहते हैं? तो लार से सना हुआ भोजन जिस नली में जाता है उसे ग्रास नली कहते हैं। एक और यहाँ बात है कि ग्रसनी 2 भाग में बढ़ता है। तो पहला भाग जो है कंठ द्वार, तो भोजन कंठ द्वार में ना जाकर सीधे ग्रास नली में क्यों आ जाता है? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं, जो जैसे कंठ द्वार के पास आता है इसको महसूस हो जाता है और कंठ द्वार को ढक देता है और भोजन आगे चला जाता है। यहाँ भोजन सीधे ग्रास नली में चला जाता है। और जब भोजन ग्रास नली में आता है तो संकुचन और शिथिलन होता है, मतलब कि सिकुड़ता है और भोजन आगे जाता है तो फैलता है। तो जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो
ग्रास नली में संकुचन और शिथिलन होता है जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन हो और ग्रास नली की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लगभग 10 इंच होती है। भोजन डायरेक्ट आमाशय में भी तो जा सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे गति करते हुए जाता है। क्यों कि अगर मान लीजिए कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं छत पर बैठे हुए हैं, तो एक बैग अगर कहीं पर कूदेंगे या फिर ट्रेन से जा रहे हैं बैग हम कूद जाएंगे तो हमको चोट लग सकता है। तो धीरे धीरे अगर गाड़ी रुकेगा हम कूदेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार अगर ग्रास नली में सीधे अगर भोजन आ रहा है तो धीरे धीरे गति करते रहता है, धीरे धीरे गति करते हुए आता है और आमाशय में जाकर गिर जाता है, जो कि आमाशय का कोई क्षति होता नहीं है। अब हम आहार नाल का अगला भाग आमाशय के बारे में जानेंगे। आमाशय क्या होता है? तो उदर गुहा मतलब ये पूरा पेट होता है, पूरा को पेट कहते हैं, लेकिन भोजन का पाचन का जो प्रक्रिया होता है वो अलग अलग भागों में होता है। तो उदर गुहा के बाईं ओर, उदर गुहा के बाईं ओर एक थैली जैसी रचना होती है जिसे आमाशय कहते हैं। जैसे कि देखिए ये पूरा उदर है, पेट है, इसके बाईं ओर एक थैली जैसी रचना होती है जिसको आमाशय कहते हैं, जो कि लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय में आता है। और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है, लगभग 4 घंटों तक रहता है। और 4 घंटे तक रहता है, लेकिन आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। जैसे कि देखिए आमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे आमाशय के 3 भाग होते हैं। अग्रभाग कार्डियक कहलाता है जिसमें एसीएल अम्ल का निर्माण होता है, और मध्य का भाग फुंडिक भाग कहलाता है, और सबसे पीछे का जो भाग होता है पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो कार्डियक वाले भाग में जब यहाँ भोजन आता है तो यहाँ पर कार्डियक वाले भाग में एसीएल अम्ल का निर्माण होता है। यह क्या करता है कि भोजन में जो कीटाणु होते हैं, जो लार से सना हुआ जो भोजन, तो उसमें लार द्वारा जो कीटाणु कुछ मर गए थे, लेकिन जो कीटाणु लार से सना हुआ भोजन में जो कीटाणु बच गए थे उसे एसीएल अम्ल मार देता है। मतलब कि भोजन में जो कीटाणु होते हैं एसीएल अम्ल क्या करता है, मार देता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। और बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। यह क्या करता है कि जब भोजन आगे चला जाता है तो भोजन जब आमाशय से आगे चला जाता है तो खाली हो जाता है पेट, तो हमको भूख का एहसास कराता है। तो इसमें एक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिससे कांटे जैसी संरचना होती है। यह भोजन को रोक के रखने में मदद करता है। और यहाँ से भोजन जब आगे जाता है तो पाइलोरिक भाग में मतलब कि भोजन जब आमाशय में रहता है तो कार्डियक से एसीएल अम्ल निकलता है जो कीटाणु को मारता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। और फुंडिक भाग भोजन को रोक कर रखने में मदद करता है। और पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि होता है। पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि होता है जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम रेनिन होता है और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाने में मदद करता है, और पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें अधिक मात्रा में तो एसीएल अम्ल का निर्माण होता है। लगभग आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो इसमें कभी कभी अधिक मात्रा में जब एसीएल अम्ल का निर्माण हो जाता है
तो आमाशय का फटने का भी डर है। तो होता क्या है कि आमाशय की जो दीवारें हैं वह म्यूकस का बना होता है, जो होता है क्षारीय। इससे जब क्षारीय निकलता है तो इसको क्या करता है, उदासीन बना देता है। जब भोजन में अधिक मात्रा में भोजन जब अम्लीय हो जाता है तो कभी कभी जब हम ढकार मारते हैं, ढकार हो आता है तो गंध आता है। भोजन कभी हम ढकार के साथ साथ गंध आने लगता है। वो किससे, भोजन में अधिक मात्रा में अम्लीय होने के कारण। अब यह भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो धीरे धीरे पाइलोरिक छिद्र के होते हुए इस भोजन में जब आमाशय में पूरी तरह से भोजन जब पच जाएगा तो वह पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आ जाते हैं। यहाँ देखिए छोटी आंत है। तो एक और बात, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। हाँ, कभी कभी जब हम भूखे हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, तो कार्डियक वाले भाग से अधिक मात्रा में एसियल अम्ल का स्त्राव हो जाता है। यह एसियल अम्ल क्या करता है कि आमाशय को दीवार पर, आमाशय की दीवार पर कहीं कहीं छेद कर देता है, कहीं कहीं जख्म बना देता है, जिसे अल्सर कहते हैं, जिसे अल्सर रोग कहते हैं। और कभी कभी लंबे समय तक हम भूखे रह जाते हैं तो एसियल अम्ल का अधिक मात्रा में स्त्राव कारण इसको जख्म बना दे, जिसका नाम होता है अल्सर, जो आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब हम चलेंगे आहार नाल का अगला भाग, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर देखिए आहार नाल का सबसे लंबा वाला भाग छोटी आंत कहलाता है। नाम इसका छोटी है लेकिन है सबसे लंबा। लगभग यह 6 सेंटीमीटर लंबा है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका छोटी आंत है। जब आमाशय से भोजन, 4 घंटा बाद आमाशय से भोजन जब यहाँ से निकलता है तो छोटी आंत में आ जाता है भोजन। जब छोटी आंत में देखिए भोजन आ जाता है तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है, प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है और वसा का भी पाचन हो जाता है। लेकिन मुंह में लार द्वारा केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मतलब कि स्टार्च का पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। और आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है एसियल अम्ल के द्वारा। और एसियल अम्ल द्वारा कीटाणु का भी, एसियल अम्ल प्रोटीन का भी पाचन कर देता है, कीटाणु को भी मार डालता है, जो पीछे हम बताए हैं। और बच गया वसा। तो तीनों चीज़, मतलब कि जब भोजन यहाँ से यहाँ तक आता है तो मुंह में प्रोटीन का, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और यहाँ आमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। मतलब कि आमाशय में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, और न ही पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन हो जाता है, और न ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पूर्ण रूप से पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। पूर्ण रूप से पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आमाशय से जो पहला भाग जुड़ा होता है, अग्रभाग, जिसको ग्रहणी कहते हैं, जो आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में भोजन
छोटी आंत में भोजन ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में आता है, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा भोजन ग्रहणी में आता है। मतलब कि छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी और मध्य भाग जेजुनम कहलाता है और सबसे अंतिम भाग इलियम कहलाता है। सबसे अंतिम भाग इलियम कहलाता है। जब भोजन छोटी आंत पहुंचता है तो पूर्ण पाचन हो जाता है। और छोटी आंत के पास, यहाँ पर देखिए, छोटी आंत जब यहाँ से निकला तो मतलब कि अमाशय के ठीक नीचे एक अग्नाशय ग्रंथि होता है। एक अग्नाशय ग्रंथि होता है जो पीले रंग के होता है, जो प्रतिदिन 2 लीटर अग्नाशय रस का स्राव करता है। यह भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। यह भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। और एक और, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लिवर। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लिवर। इसमें पित्ताशय होता है। इसके पास एक पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस होता है, जिसमें पित्त रस होता है। यह क्षारीय होता है, मतलब कि अमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। तो उसको क्षारीय बनाने के लिए, उसको पूर्ण पाचन के लिए अग्न्याशय रस निकलता है और यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। लेकिन उस रस को निकलने में 2 हार्मोन मदद करते हैं। कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन क्या करता है कि यकृत से, मतलब पित्ताशय से पित्त रस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकालने में सहायक करता है। मतलब कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकालने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। अब पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्राव होता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है? यह मंड का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा कहने का मतलब कि हम पूरी कचौड़ी तेल वाले चीज़ खा लेते हैं तो उसका पाचन करता है। मतलब कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब चीज़ का पाचन हो जाता है छोटी आंत में। और पाचन होने के बाद अंतिम भाग जब इलियम में आता है तो इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ से जो मुख्य प्रोटीन, वसा, जो मुख्य पचे हुए भोजन के बाद जो मुख्य पदार्थ हो जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसका अवशोषण रक्त द्वारा होकर विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। और बच जाता है जो पूर्ण पाचन के बाद जो भोजन बचता है, ठीक ना, वह चला जाता है बड़ी आंत में। चला जाता है बड़ी आंत में। यहाँ देखिए बड़ी आंत दिखाई दे रहा होगा, यह है बड़ी आंत में। पूर्ण पाचन के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। और छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है। पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और अवशोषण होता है। और यकृत का जो भार होता है लगभग 1.5 kg होता है। और एक और बात, अमाशय में जो भोजन पचता है, अमाशय में सना हुआ भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं।
अमाशय में जो भोजन है गाढ़े लेई की तरह, जिससे कायम कहते हैं, जो पाइलोर छिद्र के द्वारा छोटी आंत में चला जाता है। अब हम चलेंगे बड़ी आंत, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे आहार नाल का अगला भाग, बड़ी आंत। आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत होता क्या है? तो छोटी आंत के पचा हुआ भोजन, अर्थात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन और अनपचा जो भोजन होता है, जिस भाग में जाता है वह भाग बड़ी आंत कहलाता है। वह बड़ी आंत इसलिए कहलाता है क्योंकि वह मोटा होता है, इसलिए वह बड़ी आंत कहलाता है। लेकिन छोटी आंत से वह छोटी होता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर अर्थात लगभग 5 फीट होता है। बड़ी आंत में छोटी आंत के अंतिम हिस्से छोटी आंत से इलियम का जो सबसे पीछे का जो भाग होता है, इलियम से पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। यहाँ से छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में भोजन आ जाता है। तो बड़ी आंत में पूर्ण रूप से भोजन तो छोटी आंत में पच जाता है। पाचन के बाद जो अंतिम भोजन, पाचन क्रिया के बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल और खनिज लवण का पाचन होता है, मतलब कि अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत का जोड़ है, इसको बोलते हैं सीकम। और यही सीकम से बड़ी आंत में भोजन, पचा भोजन इसी में प्रवेश करता है। और सीकम के पास एक प्रवर्ध निकला रहता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई कार्य नहीं है। और बड़ी आंत को दो भाग में बांटा गया है, कोलन और मलाशय। मतलब कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का दो भाग है, एक होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय। मतलब कि बड़ी आंत में जो भोजन का अवशोषण हो जाता है और अनपचा जो भोजन पचा भोजन जो बड़ी आंत में पूरा फैला रहता है, वही होता है कोलन में जाता है। और कोलन से बाद जो भोजन कोलन के बाद जो पूर्ण रूप से जो पचा भोजन हो जाता है ना, मतलब कि अपशिष्ट भोजन जहाँ जमा रह जाता है, वह कहलाता है मलाशय। मतलब कि कोलन और मलाशय बड़ी आंत का भाग होता है। और मलाशय से मतलब रेक्टम से समय समय पर भोजन मलाशय से समय समय से अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट अपचा भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर मतलब एनस के द्वारा समय समय पर बाहर निकल जाता है। और बड़ी आंत का जो कोलन है उसको तीन भाग में बांटा गया है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। मतलब कि ऊपर की ओर गया तो ऊपरीगामी कोलन, फिर ऊपर से इधर आ गया अनुप्रस्थ कोलन, फिर नीचे आ गया अधोगामी कोलन। और इन्हीं कोलन के द्वारा पचा भोजन मतलब कि अपशिष्ट जमा हो जाता है। अपशिष्ट पर जहाँ जमा होता है मलाशय कहलाता है। मतलब कि बड़ी आंत को दो कोलन और मलाशय, फिर मलाशय में से समय समय से भोजन फिर बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है और कोई चीज़ का नहीं। और कभी कभी होता क्या है कि बड़ी आंत में जब जल का अवशोषण नहीं हो पाता है तो पैखाना पतला पानी की तरह हो जाने लगता है।
यहाँ पर देखिए, ये आपका छोटी आंत है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटी आंत है, इसी जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ के सीकम कहते हैं। यहाँ से आ गया बड़ी आंत, बड़ी आंत से जो भोजन अपचा हुआ जो भोजन जहाँ जमा हो जाता है मलाशय कहलाता है। मलाशय से भोजन मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। पीछे हम आहार नाल के बारे में पढ़ चुके हैं और आहार नाल में कुछ ग्रंथि आते हैं उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अग्नाशय, जठर ग्रंथि, कुछ अन्य ग्रंथि आते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक है लार ग्रंथि जो मुंह में पाए जाते हैं, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो भोजन को पाचन स्तर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। भोजन के पाचन तंत्र के अनुसार पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे पाचक ग्रंथि के बारे में। तो इनमें से जो यकृत है, अग्नाशय है, जठर ग्रंथि, इसके बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लार ग्रंथि के बारे में अब जानेंगे। अब हम चलेंगे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी मतलब कि 6, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। इन ग्रंथियों से निम्न पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? लाइसोजाइम, मतलब कि इन्हीं ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, जो कीटाणु को मारता है। दूसरा है टायलिन, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। या फिर हम वैसे भोजन करते हैं जो चोकर के रूप में रहते हैं, गेहूं में चोकर टाइप का रहता है, मंड, उसका पाचन करता है कौन? टायलिन। और तीसरा है म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। मतलब कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पाचन करने में, भोजन जो हम करते हैं उसमें कुछ कीटाणु भी रहते हैं, तो कीटाणु को कौन मारता है? लाइसोजाइम। और उसके बाद उस भोजन का जो मंड होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन कौन करता है? टायलिन नामक एंजाइम। और उस भोजन को चिपचिपा मतलब गाढ़ा रूप बना देता है म्यूकस गाढ़ा बना देता है, जो ग्रास नली से होते हुए अंदर चला जाता है। यह जो पैरोटिड ग्रंथि है वो हमारे कान के पास पाए जाते हैं, दोनों तरफ कान के पास। और सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि है हमारे जबड़े के पास पाया जाता है, यहाँ और यहाँ। अब सबलिंगुअल जो ग्रंथि है हमारे जबड़े के अगले हिस्से में पाए जाते हैं, दोनों तरफ। अब क्या, इस तरह हमारे पाचक ग्रंथि में जो मुख्य है, मुख गुहा में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सब हमारे मुख गुहा में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। इससे निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। लाइसोजाइम जो कीटाणु को मारता है, जो भोजन में कीटाणु मिलते हैं उसको मार देता है। टायलिन जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, वह भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, मंड रहता है, उसको पाचन करता है, या फिर गेहूं चोकर का पाचन करता है। म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा मैंने गाढ़ा रूप बनाता है। म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा और गाढ़ा बना देता है, जो अंदर ग्रास नली को होते हुए अमाशय में चला जाता है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में जान चुके हैं
कि मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली जो रचना होती है उसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा का मतलब कि जो भोजन आहार नाल का प्रथम भाग जो होता है उसको कहते हैं मुख गुहा। अब होता है आहार नाल का दूसरा होता है ग्रसनी, मतलब कि मुख गुहा के पीछे का भाग ग्रसनी। उसके बाद ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार के द्वारा हवा अंदर जाता है और निगल द्वार के द्वारा भोजन अंदर जाता है। जो ग्रसनी से होते हुए भोजन जिस नली में जाता है उसको ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े अमाशय, मतलब कि लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली से होते हुए जहाँ पर गिरता है उसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय में भोजन लगभग 2 से 4 घंटों तक रहता है। अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से फिर मलाशय में, मलाशय से मल द्वार के द्वारा भोजन भोजन जब इसमें आता है अमाशय में तो पूर्ण रूप से पचता नहीं है। पूर्ण रूप से भोजन पचता है छोटी आंत में। तो जब पूर्ण रूप से भोजन छोटी आंत में पच जाता है तो उसके बाद चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में फिर अपचा भोजन मल द्वार के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि भोजन को पचाने में पाचक ग्रंथि का सहायक होता है। जो पाचक ग्रंथि निम्न होते हैं, जो समय समय पर पाचक रस का स्राव करते रहते हैं, जैसे कि यकृत से पित्ताशय रस का निर्माण होता है। यकृत में पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त का निर्माण होता है जो भोजन को अम्लीय को क्षारीय बना देता है। और एक होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो भोजन को पूर्ण रूप से पाचन में मदद कर देता है। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि पीछे हम बता चुके हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और पाचन के बाद अवशोषण हो जाता है और अवशोषण के बाद विभिन्न भागों में चला जाता है। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया निम्न चरण से पूर्ण होती है। पहला अंतर्ग्रहण, मतलब कि मनुष्य पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब कि भोजन को अंदर ले जाता है। किसके द्वारा? मुख द्वारा। उसके बाद पाचन करने का मतलब कि मनुष्य पहले भोजन का अंदर ले जाता है, उसके बाद पाचन मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है और छोटे छोटे टुकड़े के बाद ग्रास नली से होते हुए अमाशय से फिर छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय से बाहर निकाल देता है। पाचन अवशोषण, पाचन कहने का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद अवशोषण, बड़ी आंत में अमाशय के बाद जो भोजन जाता है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब पाचन होने के बाद छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, मतलब कि छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो रक्त में मिलकर विभिन्न भागों में ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि यहाँ से पूर्ण रूप से जब भोजन पच जाता है तो अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, मतलब कि मूल जो पोषक तत्व होते हैं उसका स्वांगीकरण, मतलब कि कोशिकाओं के विभिन्न भागों में स्थानांतरण होता है जिससे कि ऊर्जा मिल जाए। और उसके बाद बहिष्करण, मतलब कि जो छोटी आंत में जो पचा भोजन होता है वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत से कहाँ जाता है? बाहर, मतलब कि भोजन का फिर पचा हुआ भोजन क्या हो जाता है? बहिष्करण हो जाता है। इस प्रकार जीवों में भोजन का पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम चलेंगे कि घास खाने वाले जंतु में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो मानव पाचन तंत्र को जानने से पहले हम पढ़ चुके हैं पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, अमीबा में पोषण, पैरामीशियम, मतलब कि जैव परिक्रम के जितने भाग थे
उसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आज बायोलॉजी का चैप्टर और जैव प्रक्रम समाप्त होता है और हम अगले चैप्टर में पुनः मिलेंगे।